Aravali's India's ancient mountain range is at the center of a brewing controversy thanks to a definition given by the center accepted by the Supreme Court but being opposed by a section of critics and activists and especially by the opposition. What does the government think about this? With us now is Bhupendra Yadav, India's Environment Minister. Thank you, Mr. Yadav. Always a pleasure to have you on NDTV. सर बहुत ही बेसिक सवाल है कि 100 मीटर का एलिवेशन बेस्ड डेफिनेशन जो है इसको क्वांटिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑपोजिशन एंड क्रिटिक्स का कहना ये है कि वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू ऑल दोज माउंटेन्स, दोज हिलॉक्स, दोज हिल्स विच आर लेस देन 100 meters, और दैट इज़ अ ह्यूज पोर्शन ऑफ अरावलीज एंड दैट मीन्स डाइल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन नॉर्म्स. राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तो अरावली में बहुत इलीगल माइनिंग हो रही थी. अरावली में लगभग 1008 के करीब लीज माइन दी गई हैं, जिसमें से 700 अशोक गहलोत जी के समय में दी गई हैं. ये जो रैम्पेट माइनिंग एक्टिविटी होने लगी उस समय कुछ लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जी. कि आप इलीगल माइनिंग को किस प्रकार से अलाउ कर सकते हैं, ऐसे तो अरावली ख़त्म हो जाएगा जी. ये पिटीशन लंबे समय तक कोर्ट में चलती रही. कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करी. उस कमेटी में मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को रखा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI को रखा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रखा. उनके साथ कोर्ट की जो अपनी कमेटी है सेंटर एम्पावरमेंट कमेटी, उसके उनके रिप्रेजेंटेटिव को रखा और चारों राज्यों के प्रतिनिधियों को रखा. क्योंकि दिल्ली से लेकर गुजरात तक 4 राज्यों में अरावली का क्षेत्र फैला हुआ है. तो कोर्ट का ये कहना था कि भाई अगर आप माइनिंग के लिए कोई जगह देते हैं तो माइनिंग के पर्पज से एक डेफिनेशन होनी चाहिए जी. माइनिंग की डेफिनेशन में किसी पर्वत को कैसे पहचानोगे? दुनिया भर में जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो बेसिस है उसमें 100 मीटर है जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है. 50 मतलब कोई कह रहा है 50 नहीं है, कोई कह रहा है 30 नहीं है. 100 को एक स्टैंडर्ड माना जाता है जो पर्वत चोटी कहलाएगी. उसमें टॉप से लेकर और वो जो लैंड फॉर्मेशन है उसका जो सबसे लोएस्ट एरिया होगा वो पूरा एरिया पर्वत होगा. वो पूरा एरिया पर्वत होगा. तो एक है अरावली और एक है अरावली रेंज. फिर रेंज क्या होगी? हम देखते हैं एक पर्वत के बीच के बाद हम एक दूसरा पर्वत देखते हैं जी. तो आधा किलोमीटर तक अगर दूसरी चोटी है तो दोनों के बीच में जो जमीन है मतलब जो धरातल है जी. उसमें छोटी पड़िया वो भी उसका रेंज कहलाएगी. जो रिजेस आ गए वो भी सब कुछ रेंज है. हाँ. तो ये अरावली और अरावली रेंज, तो इसमें लोग खाली पर्वत को कह रहे हैं पर पर्वत रेंज है. तो रेंज आने से कंटिन्यूटी हो जाती है. तो पहले क्या था, जब ये जो इलीगल माइनिंग और जो रैम्पेट माइनिंग थी उसमें कोई भी एरिया दे दिया. और सामान्यतः पहाड़ का जो राजस्थान में मैंने भी अपनी आंखों से देखा है उनके टाइम की माइनिंग कि ऊपर 100 मीटर रह गया, चारों तरफ से खोद के चले गए तो खंबे की तरह लटक गया. अब नीचे से लोएस्ट लैंडफॉर्म से लेके 100 मीटर तक और एक के मतलब 100 मीटर से और अगले 100 मीटर की जो चोटी है उसके बीच का अगर आधा किलोमीटर का एरिया है तो वो भी कंटिन्यूस रेंज कहलाएगी. ये कमेटी ने कहा जी. कमेटी को ये हमारी मिनिस्ट्री अपॉइंट कोर्ट ने करी थी. उसमें FSI, जियोलॉजी, CEC और चारों राज्य ताकि एक समान डेफिनेशन हो. अब दूसरे लोग कहते हैं कि अरावली एकदम ओपन हो जाएगा जी. मैंने कल भी ये कहा है कि अरावली में अभी जो लीगल माइनिंग दी है जी. वो 0.19% है. राइट. मैक्सिमम मैंने 2% का. इस पे भी लोगों को शंका होगी. अरावली में ऑलरेडी इस जजमेंट के बाद और पहले भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा प्रोहिबिटेड एरिया है जिसमें 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इको सेंसिटिव जोन्स हैं. उसमें तो अगर धरातल है उस पर भी कुछ नहीं हो सकता है, नो एक्टिविटी. और इको सेंसिटिव जोन के 1 किलोमीटर भी प्रोहिबिटेड है तो वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है. दूसरा, दिल्ली में तो अरावली में माइनिंग हो ही नहीं सकती है, इसको तो रेस्टोर ही रखना है. गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह में हो ही नहीं सकती है.
और जहाँ हो भी रही है पहले उसको डिफाइन किया जाए। क्यों डिफाइन किया जाए कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। राइट। आप रैम्पेट नहीं कर सकते, इसकी कंटिन्यूटी, अदरवाइज तो क्या करोगे आप सारा खुद के चले जाओगे, और हो यही रहा था। राइट। अभी मैं जितनी रील्स देख रहा हूँ कि अरावली में माइन खुदी पड़ी है, यस। वो तो पिछले 10 साल पहले खोदी गई थी, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अब फर्दर कोई और भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब ये 1.19% के अलावा जी। उससे पहले आपको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, हमारी मिनिस्ट्री का जो एक और रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है ICFR, उन्होंने झारखंड के सारंडा का बना के दिया। तो कोर्ट ने कहा हमें वो प्लान अच्छा लगा है, सेम प्लान आप अरावली के लिए बनाइए। राइट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान में जो सबसे बड़ा माइनिंग सस्टेनेबिलिटी, और इस देश में क्रिटिकल मिनरल है, अगर वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में है तभी उनकी परमिशन की, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल है। राइट। और उसके बाद कोई भी जगह आप लेते हो उसका सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, और सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बाद उसका रेस्टोरेशन प्लान। अदरवाइज जो लोग दिखा रहे हैं वो ये 10 साल पहले इनके टाइम में जो माइन हुई है उसी के दिखा रहे हैं, लोग छोड़ के चले गए। बट भूपेन जी, आपने भी तो एक प्रोग्राम शुरू किया था, इट वाज कॉल्ड अरावली लैंडस्केप क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। डू यू थिंक दिस डेफिनेशन इज इन लाइन विद दैट प्लान? बिकॉज उसमें आपने, मुझे याद है कि डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, हर चीज़ की बात की थी। अब ये कह रहे हैं कि माइनिंग इंटरेस्ट के रिलेटेड है ये। नहीं, अरावली ग्रीन प्लान है। अरावली ग्रीन प्लान में हम अरावली के एरिया को ग्रीनिंग करने में लगे हुए हैं जी। और सरकार पूरी तरीके से, एक तो सरकार का जो बहुत बड़ा अभियान है वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है। यस। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है। दूसरा, कैंपा के द्वारा भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। तीसरा, ग्रीन इंडिया मिशन के नाते भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन के हिसाब से भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी एक और नया सिस्टम हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए शुरू किया, वो है ग्रीन क्रेडिट। कि कोई भी कॉरपोरेट, NGO अगर कोई भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को अगर वो ग्रीन करने के लिए लेते हैं लोकल मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से, मतलब उसमें वही स्पीशीज है जो लोकल पेड़ों की स्पीशीज है, अगर वो लगाते हैं और 40% ग्रीन कैनोपी हो जाती है, जो FSI के स्टैंडर्ड से जो उनका सैटेलाइट प्रोग्राम है उससे होती है, तो सरकार उनको उसके एवज में ग्रीन क्रेडिट देगी। ओके। तो फ्यूचर जो हम कार्बन क्रेडिट अलग है, लेकिन ये ग्रीन क्रेडिट उसके समानार्थी ट्रांसफरेबल है अभी आगे जा करके। और ग्रीन क्रेडिट मतलब आप अपनी CSR एक्टिविटी, अपनी ESG एक्टिविटी को उसके अंतर्गत कर सकते हैं। और पहला ही प्रयोग हमने गुड़गांव से भी प्रारंभ किया है, और लगभग इसी साल गर्मियों में मैंने अरावली के 4 राज्यों के सारे 37 DFOs और PCCF की 2 दिन की वर्कशॉप उदयपुर में करी। ओके। और मैंने कहा कि अरावली के जो हमारे 37 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ की जो जैव विविधता है उसके अनुरूप ही हमें नर्सरी बनानी है। ओके। हमने कैंपा में उसके लिए पैसे भी दिए, तो हम तो ऑलरेडी ग्रीन अरावली इनिशिएटिव के लिए लगे हुए हैं। हाँ। और मैं अरावली के जिले में रहने वाले सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि ये जो डिग्रेडेड अरावली एरिया को हम ग्रीनिंग करने में लग रहे हैं, हमें तो सबका सहयोग चाहिए। एब्सोल्युटली। भूपेन जी, देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। वो कह रहे हैं कि ये जो आप 2% का जो कह रहे हैं, दे सेइंग दैट इट इज 68,000 acres of land. You have to use denominations that cover the entire Aravali, not just 34 districts. In fact, they're going to an extent of saying that this is a death warrant of the Aravali. ये गलत है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के आधार पे है। प्रोटेक्टेड एरिया में हो ही नहीं सकता है। अभी हो ही 0.19% रहा है, तो 0.19% है कितना? और जो 68,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1,43,000 एकड़ के भी को भी एकड़ में मल्टीप्लाई कर दे, राइट। तो ये तो भरमाने वाली बात है। ये इसमें कोई वो अपना तो ये कहे कांग्रेस पश्चाताप करे कि ये 1108 में से 700 तो अशोक गहलोत जी ने दे रखी हैं। राइट। भूपेन जी, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट राजस्थान में हो रहे हैं। यू आर आल्सो। मैं आज ही मेरे जिले में था। यस। मैं तो दिशा की बैठक भी लेके आया। मेरे को तो सब लोग मिले हैं आज, और सबको ये जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस हर बार कोई ना कोई झूठ का पिटारा लेके चलती है। अब उनका खाली होने लगा है। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि जो पैरा नंबर 50 में जो डायरेक्शन है
वो अरावली को सेव करने की है। डायरेक्शन नंबर 1, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बने। डायरेक्शन नंबर 2, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान को ICFR अप्रूव करे। डायरेक्शन नंबर 3 कि प्रोहिबिटेड एरिया में बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी। डायरेक्शन नंबर 4 कि अगर क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजिक दृष्टि से होगी तो उसकी भी सस्टेनेबिलिटी को बताया जाएगा। डायरेक्शन नंबर 5, रेस्टोरेशन प्लान हो, सस्टेनेबिलिटी हो, और सबसे बड़ा जो डायरेक्शन है, इलीगल माइनिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए और हम उसके पूरे समर्थन। Absolutely. भूपेन जी, वन वेरी बेसिक क्वेश्चन, जोग्राफिकल एंटिटीज को क्या हम कभी मेजर करते हैं, जैसे हिमालयस हो या गंगा हो, द पॉइंट ऑफ दिस 100 मीटर्स, क्योंकि वन पार्ट ऑफ द क्रिटिक्स आर आल्सो सेइंग केवल दैट पहचान करने के लिए और कुछ नहीं है। वरना क्या हो रहा था कि राजस्थान में लगातार किसी भी क्षेत्र को कर दिया जा रहा था। तो इसमें जो पूरा क्षेत्र है, इसमें समतल भी है, कृषि क्षेत्र भी है, सब है। तो कौन सा अरावली क्षेत्र है? जब ये कोर्ट में भी डिसीजन आया था, राइट, तब 2002 में इसी बेस पे तत्कालीन सरकार ने भी बनाई थी और उसी के बेस पे 2006 से वहाँ पे माइनिंग मिल रही है। क्वेश्चन है कि एक समरूप विचार करने के लिए उसको चारों राज्यों ने स्वीकार किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी है या नहीं है। जब आप माइनिंग क्षेत्र को डिफाइन करेंगे, आप साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, तो आप पहले वहाँ डिफाइन करिए कि उसकी पोजीशन क्या है, राइट। उसकी जोग्राफिकल पोजीशन क्या है, तभी तो आप इलीगल माइनिंग को रोक पाएंगे। सो मैं डायरेक्टली आपको पूछती हूँ, डिड एनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस ड्राइव दिस, बिकॉज माइनिंग इंटरेस्ट इज व्हाट दे आर सेइंग। No economic consideration, there is no change in forest conservation, there is no relaxation in Wildlife Act, there is no relaxation in EC, nothing will be recorded। और अभी तो कोई फर्दर माइनिंग भी नहीं होगी। इट इज़ ए फर्स्ट टाइम कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान के साथ ICFR की स्टडी होने के बाद सस्टेनेबिलिटी को पहले देखा जाएगा, और सस्टेनेबिलिटी का प्राइम कंसर्न अरावली है। Okay, so SE rulings right from 2002 have talked about how a major part of Aravallis is being hollowed out. What is the government doing with regard to ensuring that the rulings are being followed, the earlier rulings? उसी का तो परिणाम है ये कि ये कमेटी कोर्ट ने बनाई। इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कोर्ट, डायरेक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट ने ही पूरी रिपोर्ट को कंसीडर किया है, सभी पक्षों को। अब इसमें फिर कांग्रेस क्या चिल्ला रही है? कोर्ट का डिसीजन है। तो इस प्रोटेस्ट को आप किस तरह देखते हैं सर, क्योंकि लोकल पॉलिटिकली प्रेरित है। पर जो कह रहे हैं कि लोकल कम्युनिटीज भी इन्वॉल्वड एंड यू रियली फील मैं भी तो लोकल कम्युनिटी का हूँ। ये तो You're an MP from अलवर। अलवर में मैंने देखा है कि फ्लैटन हो गए हैं वहाँ पे। मैं तो आज डिस्ट्रिक्ट की दिशा की बैठक भी लेके आया हूँ। मैं तो आज खुद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग आज ही लेके आया हूँ। ये तो कांग्रेस का झूठ है, सबको पता है। राइट। वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू दिस सर, आगे का प्लान क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर अरावली प्लान? के देखिए, अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, इस जजमेंट के बाद नो न्यू माइनिंग लीज, तो जजमेंट में ही है। पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान, सस्टेनेबिलिटी मेजर कंसर्न है, और उसके बाद भी ICFR है। तो और मामला तो अभी कोर्ट में भी है, समाप्त का है। Absolutely. तो ये तो पूरे नियमों का पालन किया जाएगा, और हम तो अरावली को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और NDTV तो लंबे समय से ग्रीन मूवमेंट चलाता है। आइए, जुड़िए, अरावली को ग्रीन वॉल बनाने में हम सब लोग साथ लगे। इस मैटर में वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चंस, यू आर एन MP फ्रॉम अलवर व्हिच हैज सीन द इल इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड यू आर आल्सो पैशनेट अबाउट एनवायरनमेंट। पर्सनली आपके लिए ये मैटर, ये इशू कितने मायने रखता है? नहीं, मेरे तो दिल से जुड़ा हुआ विषय है। और आपको ध्यान है कि इवन जब मैं, क्योंकि मेरा जन्म अजमेर का है, तो सबसे पहले हमने अजमेर में एक नाकामदार जगह पे है, वहाँ अभी भी आप वन देख के आएंगे, उसको मैंने MP लैड से सबसे पहले विकसित किया। अभी भी हमारे भिवाड़ी में हमने 1 लाख पेड़ तो इसी साल लगाए हैं। और मैं तो पूरे देश भर में इसको पेड़ लगाने के मूवमेंट को, डिग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए हम पिछले समय लगे हुए। प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक विज़न दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, उसको हम पूरी तरीके से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इकोलॉजी रेस्टोरेशन ये हमारा प्राइम कंसर्न है। मैंने तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन बुक लिखी थी, और आज भी वो चलती है, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन से। तो मेरा तो ये पैशन है, मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे मेरे पैशन के हिसाब से मेरे नेतृत्व ने देश के एनवायरनमेंट की सेवा का मौका दिया है।
और हम तो अरावली की गोद में ही पले बड़े हैं। हम तो अजमेर में सेंट पॉल्स स्कूल में पढ़ते थे, मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था। तो हमारे स्कूल से सामने तारागढ़ पहाड़ है जो अरावली की पीक है, अजमेर शहर उसके नीचे बसा हुआ है। तो उस समय हमारे स्कूल का सॉन्ग होता था कि तारागढ़ की छाया में पल प्रतिपल पावे पावन बल, सम्मुख निज पृथ्वी राज रहे, निज देश बना सरताज रहे, सेंट पॉल के सर पे ताज रहे। हमारा स्कूल सेंट पॉल सा मिशनरी स्कूल था, तो हमारा स्कूल सॉन्ग ही वही था। तो हमने तो बचपन से उसको अपने कमिटमेंट में पाया है, और हमारे को तो आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद है कि जिस कमिटमेंट को हमने अपने जीवन में किया। इवन एज ए लॉयर भी हमने सुप्रीम कोर्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे बुक लिखी, उस काम को करने का उन्होंने सौभाग्य दिया। तो अरावली हमारा कोर कमिटमेंट का विषय है। अब ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं और अपने शायद होगा इनकी कुछ इलीगल माइनिंग अब बंद होंगी तो और चिल्ला रहे होंगे, और कोई कारण नहीं है। सर, एफएसआई का कोई रिपोर्ट है जो कहता है कि 90% जो है आउट ऑफ दिस एम्बिट आ जाएगा? ये काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, और आज एफएसआई ने उसका खंडन कर दिया। इसमें इन्होंने भ्रम बोल के हमारे जो सच में जो दिल में सच्ची भावना रखने वाले बच्चे हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी बहनें हैं, जो हमारे ग्रामीण हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश करी है कांग्रेस ने। एक बहुत बड़ा बवंडर करा है। अब जैसे एफएसआई का विषय कह रहे हैं तो ये अचानक चला दिया। अभी जैसे 1.9 आया तो इसको 68,000 हेक्टर वो तो कर कह रहे दिया। हैं सर 9 पर, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट में ऐसा है कि 9, अब रिपोर्ट देखा नहीं है हम लोगों ने, तो एफएसआई ने 9%। खुद ने ट्वीट कर दिया है कि हमारी सारी रिपोर्ट नेट पे अवेलेबल है, ये गलत है। इट्स एफएसआई So ने is there no report by जब उन्होंने डिनाई कर दिया, ऑन रिकॉर्ड कर दिया, which basically says that only 9%, that is the allegation कि only 9% will get into the legal definition. किसी के नाम से कुछ भी शुरू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के डायरेक्शन पे तो बहस करें, Right. वो तो कर नहीं रहे। इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। What is your assurance to the country when it comes to Aravali's? अरावली को पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के लिए हम लगे हुए हैं। देखिए, देश के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लग रहे हैं। अब इस सरकार में आने के बाद AQI को हमारी सरकार ने लॉन्च किया है। एक तो 30 शहरों में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया है। फाइनेंस कमीशन से ग्रांट पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिलाई गई है। 2014 में सरकार आई थी तब 25 रामसर साइट्स थी, आज 96 साइट्स हो रही हैं। इवन अरावली क्षेत्र में सांभर लेक, सुल्तानपुर लेक, आसोला भाटी, अलवर की सिलीसेड लेक, ये तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही रामसर साइट्स बनी है। उदयपुर को एक्रेडिट रामसर साइट्स सिटी का दर्जा ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2054 हुई है। इंटरनेशनल लेवल पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाना ये इसी सरकार के नेतृत्व में हुआ है। टाइगर्स की संख्या इसी सरकार के नेतृत्व में बढ़ी है। देश में चीतों का इंटरनेशनल रीट्रांसलोकेशन हमारी सरकार के समय में हुआ है। ट्राइबल के फॉरेस्ट राइट एक्ट का मैक्सिमम सेटलमेंट इसी सरकार के उसमें हुआ है। तो ये सरकार तो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई थी FAO की, उसमें भारत की जो वन की संबद्धता है, यूनाइटेड नेशंस तो उनका तो अपना इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में US चाइना के साथ हमारा कंपैरिजन है, वो रिपोर्ट उपलब्ध है, कोई भी उस रिपोर्ट को पढ़ सकता है। उस रिपोर्ट में भी भारत के वन संरक्षण को किया है। FSI की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें हमने वन संरक्षण की उपलब्धता को बढ़ाया है। हमने इकोलॉजी को पूरी तरीके से संरक्षित रखने का काम किया है। और अभी भी पिछले वर्ष जब हमारी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो अभी तक तो हम प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ये किया करते थे। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी प्रोजेक्ट अलग से कर रहे हैं, घड़ियाल के लिए भी प्रोजेक्ट अलग से कर रहे हैं, स्लॉथ बियर के लिए भी प्रोजेक्ट अलग से कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी समस्या है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, Yes, absolutely. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए अभी साइकॉन में
कोयम्बटूर में हमारा एक Yes. संस्थान है जहाँ पर हमने सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का काम किया है। Right. तो अनेकों ऐसे कार्य हैं जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में करते हैं। और मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी की कोई मन की बात का ऐसा दिन जाता समय जाता ही नहीं है जिसमें वो प्रकृति, पर्यावरण, संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम, इस पर हमें न संबोधित करते और देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो नवाचार कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित न करते हैं। राइट मिस्टर यादव, पर आपने AQI की बात की, वी आर ऑल ब्रीदिंग वेरी वेरी बैड एयर। क्या ग्रैप नॉर्म्स को इन्फोर्स करने में और स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिंजेंटनेस दिखाया जा सकता था? ग्रैप को जो बनाया गया है और ग्रैप को बनाने के लिए CAQM एक अथॉरिटी बनाई गई है। इस बार जब हुआ है तो इस बार और एडवांस किया है। CAQM ने दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे नेक्स्ट जनवरी से ही एक एडवांस प्लानिंग पे काम करवाना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि ये सारा जो इस बार पिछली बार से बेटर है लेकिन संतोषजनक नहीं है। बेटर कोऑर्डिनेशन के प्रयास हो रहे हैं और मैं AQI पे आपसे एक बड़ी चर्चा भी कभी करना चाहूँगा। और ये जब रिस्पांस प्रोग्राम जनवरी में और अच्छे आएंगे तो हम इसको बेटर करेंगे। Last question, sir. When do you think India will also be? I know you always talk about developing countries, their needs, and the kind of comparisons that should not happen with developed countries. लेकिन काफ़ी ऐसे countries हैं जो जिनके शहरों में AQI का problem अच्छे से solve हुआ है. When are you optimistic that India will be able to solve that issue? मैं optimistic इसलिए हूँ वसुधा जी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हमने 130 शहरों में शुरू किया था। उसमें से 27 शहर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में सफल हो गए। Okay. आउट ऑफ 130 इंडिया के। और ये अवेलेबल है नेट पे। हम लगभग 70 शहरों में 20% से 40% में सफल हुए। मुझे लगता है कि जो हमारा NCAP का प्रोग्राम चल रहा है इसको हम इतनी सघनता से चलाएंगे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आगे सफल रहेंगे। और पॉल्यूशन जो है इसमें फ्यूल का बड़ा महत्व है, डस्ट कंट्रोल का बड़ा महत्व है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का बड़ा महत्व है, बायोमास का बड़ा महत्व है। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये भी वस्तुतः वायु प्रदूषण को कम करने का भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। और NCAP प्रोग्राम में भी देश के जो अलग अलग मंत्रालय हैं उन सारे मंत्रालयों की जो गैप फंडिंग है उसको करने का काम करते हैं। पॉलिसी इंटीग्रेशन करने का काम हम लोग करते हैं और एक दिशा में पॉलिसी इंटीग्रेशन क्लीन एयर की ओर जाए उसके लिए काम करते हैं। लेकिन हम सबके सहयोग से इसको बेहतर करेंगे। और पुनः मैं वापस से आपको अंत में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भ्रम फैलाया है उन्होंने झूठ फैलाया है। जो हमारे सच में पर्यावरण के प्रति अच्छी भावना रखने वाले हमारे मित्र, नौजवान, मेरी बहनें, गांव के सब लोग हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ ये जजमेंट इलीगल माइनिंग को रोकेगा, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए भी स्ट्रिक्टर फार्मूला शुरू करेगा अरावली में। अरावली के जो मूल स्वरूप है उसको बचाने के लिए कामयाब होगा। और हम अरावली को एज ए होल एक क्षेत्र मानते हुए इसके संरक्षण का कार्य करेंगे और सबका सहयोग लेके काम करेंगे, पॉजिटिव मैनर में काम करेंगे। और झूठ के तो कोई पैर होते नहीं है, थोड़े दिनों में चला जाएगा। Okay. India's Environment Minister Bhupendra Yadav there clarifying that the government is completely intentionally committed to the welfare of the Aravlis, the conservation and preservation of Aravlis, and he's also accused the opposition of spreading lies that he says will not stand. Thanks for watching.